अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मोइजुर और रहमान। मैं हूँ शहबाज अशरफ। जुलाई ऑनवर्ड्स अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस देंगे तो हमें दिखाई दिया कि रिफाइनरी स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म। अगर हम पीआरएल की परफॉर्मेंस को देख लें तो द रिटर्न्स हैव एक्सीडेड 100% सिंस जुलाई। हमें यहाँ से ये देखते हैं कि क्या ये आउट परफॉर्मेंस जो है ये जस्टिफाइड है और ये कहाँ तक जाके सस्टेन करेगी। इसके साथ ही सर्कुलर डेट का मसला जो पाकिस्तान का एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, अर्लियर दिस वीक हमने देखा है कि एक प्रपोजल आया उसके रेजोल्यूशन की जानिब। तो हमने यहाँ से ये देखना है कि क्या इस पर फाइनली कुछ इंप्लीमेंटेशन होगी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून। अब बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। इस हफ्ते हमने मार्केट में उतार चढ़ाव का ट्रेंड देखा। स्पेशली अगर हम वेंसडे को देखें तो तकरीबन मार्केट में 3000 पॉइंट्स की मंदी देखी गई ड्यू टू सम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में खदशा पैदा हुआ कि क्या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिवेल करेगी ओवर द कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो अभी तक जब से जून एंडिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आना शुरू हुए दे हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेशन ओवरऑल। सो इन द एंड लेट्स सी हु टुक द वीक एंड बुल्स और बेयर्स। इस हफ्ते हमने एक बार फिर देखा कि बेयर्स टुक द लीड इन कंपटीशन विद द बुल्स। और हम अगर वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट तकरीबन 1.6% यानी 2938 पॉइंट्स की कमी के साथ 177,167 पॉइंट्स पर क्लोज हुई। अब चलते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स की जानिब। तो आप गेनर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा शेयर प्राइस में इजाफा पाक गल्फ लीजिंग कंपनी में हुआ जो कि 32.1% था, अटक रिफाइनरी में 7.7%, पाकिस्तान स्टेट ऑयल में 7.1%, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 6.5% और सिनर्जी में 5.6% का इजाफा देखा गया। टॉप लूजर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा शेयर प्राइस में कमी थल लिमिटेड में देखी गई जो कि 9.4% थी, चिराग सीमेंट में 7.7%, तारिक ग्लास लिमिटेड में 6.3%, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैन में 6.2% और पाक इलेक्ट्रॉन में 5.7% की कमी देखी गई। अब हम चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर हम नजर डालें तो इवन दो हमें यूएस ईरान एक्टिव वॉरफेयर में इजाफा देखने को नहीं मिला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है टू इम्पोज फर्दर इकोनॉमिक सैंक्शंस। अगर हम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के ट्रेंड को देख लें तो तकरीबन इसमें वीकली 5% का इंक्रीज देखा गया ड्यू टू पॉसिबल ब्रेकेज इन द सप्लाई चेन। अगर हम लोकल फ्रंट पे नजर डालें तो जो पाकिस्तान की रिफाइनरी पॉलिसी है उसके तहत अग्रीमेंट्स पे अगले 10 दिन में सिग्नेचर्स होने का इम्कान है। अगर हम डीजल मार्जिन की बात करते हैं तो उनको इस हफ्ते कैप लगाया गया, जिसकी वजह से हमने देखा गया कि पीएसएक्स में रिफाइनरीज में थोड़ी सेलिंग भी देखने की आई इन द मिडल ऑफ द वीक। अगर हम सर्कुलर डेट की बात करते हैं तो इस हफ्ते एक प्रपोजल है ऑन द गैस साइड ऑफ द सर्कुलर डेट, उसकी रेजोल्यूशन का। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एक्सचेंज फंड स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, जिसकी हमने खबर आपको पिछले महीने दी थी, उसको कंफर्म किया है उसकी रिक्वेस्ट को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने। एंड इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सितंबर में उसका जवाब भी आएगा। इस हफ्ते कुछ डेटा भी आया और अगर हम जुलाई 2026 के करंट अकाउंट डेफिसिट पर नजर डालते हैं तो ये तकरीबन $328 मिलियन का था, जो कि तकरीबन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 59.7% कम था। इस हफ्ते फर्टिलाइजर का भी डेटा है और अगर हम यूरिया का ऑफटेक देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर 2026 तो ये तकरीबन 580,000 टन था, 2% डाउन ऑन द मंथ ऑन मंथ बेसिस। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और आज हमें ज्वाइन किया है शंकर तलरेजा ने। ही इज द डायरेक्टर रिसर्च एट टॉप लाइन सिक्योरिटीज। शंकर, वेलकम टू द शो। Thank you for having me on your show. शंकर, मेरा पहला सवाल यह है कि अगर एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि हम एक सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल की तरफ बढ़ चुके हैं? और दूसरा ये कि अगर मैं आपसे फर्दर आपकी आउटलुक पूछूं ऑन द इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स एंड द रुपी, आपको क्या लगता है आगे जाते हुए कि कुछ गुंजाइश नज़र आती है इंटरेस्ट रेट में ईजिंग की? देखिए, मेरा ख्याल है ये नंबर्स तो काफ़ी क्लियर हैं। हम एक्सटर्नल अकाउंट के नंबर्स भी देख रहे हैं, हम फिस्कल के नंबर्स भी देख रहे हैं, तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी जो है इन 2 नंबर्स पे तो हमें विज़िबल भी है। हमने देखा फिस्कल अकाउंट जो पाकिस्तान का फिस्कल ईयर 26 का दैट वाज़ लोएस्ट, हम कह सकते हैं ऑल टाइम लो भी था, ठीक है? एंड इसके अलावा प्राइमरी सरप्लस, अब हम 4th कंसेक्युटिव ईयर ऑफ प्राइमरी सरप्लस में चल रहे हैं एट द मोमेंट। तो आई थिंक फिस्कल साइड पे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल की हैं। द वे रेवेन्यू हैव इंक्रीज्ड, आई थिंक 3 टाइम्स हुए हैं एफबीआर के रेवेन्यूज। और अगर आप एक्सपेंडिचर्स की ग्रोथ देखते हैं तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से कम है। तो आई थिंक बोथ वेज, फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आपका फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। एंड हम अगर बात करते हैं एक्सटर्नल अकाउंट की, तो रेमिटेंसेस जो इंक्रीज हुए हैं सिग्निफिकेंटली, राइट फ्रॉम 30
$2 billion to $40 billion, and now we are expecting around $44 billion. तो ये जो नंबर हैं रेमिटेंसेस के, आई थिंक करंट अकाउंट के नंबर्स लास्ट ईयर के भी लेस देन $500 मिलियन का डेफिसिट है. दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग $2 to $2.5 बिलियन डेफिसिट, विच इज अगेन मैनेजेबल. तो ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट पे भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी है. आपका क्वेश्चन था स्पेशली इन्फ्लेशन पे. आई थिंक देखें, इन्फ्लेशन का नंबर दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन जो ऑयल प्राइसेस का एनवायरनमेंट है और फूड प्राइसेस. राइट नाउ पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन लीड कर रहा है दैट इज योर फूड प्राइसेस, जिसमें वीट की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई हैं ओवर द लास्ट 2 to 3 months. एंड इसके साथ हमने पेरिशेबल फूड आइटम्स, जिसमें जो हमारे डेली यूजेज के आइटम्स होते हैं, पोटैटोज, टोमेटोज, उनकी सिग्निफिकेंटली कॉस्ट बढ़ गई थी, प्राइस बढ़ गई थी मार्केट में. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द एलिवेटेड फूड प्राइसेस इस महीने हमें लग रहा है डबल डिजिट इन्फ्लेशन हम देखेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त. एंड सब्सिक्वेंटली जो है ये सिंगल डिजिट में आ जाएगी, बट अगेन दिस विल रिमेन हायर देन द स्टेट बैंक्स मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 5 to 7%. हमें लगता है सेकंड हाफ में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है इन्फ्लेशन के नंबर्स में. एंड प्राइमरीली हमने बीच में एक नोट भी किया था जिसमें हम देख रहे थे इन्फ्लेशन कैन कम टू 5 to 7% रेंज बाय जून 2027. बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इतनी वॉलेटाइल हैं, हर दूसरे दिन हमें न्यू डेवलपमेंट नजर आती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और यूएस ईरान के साइड पे. तो आई थिंक इन्फ्लेशन का आउटलुक सिनेरियो बेस्ड ही बन सकता है. जो हम एस्टिमेट दे रहे होते हैं वो नहीं पता होता कि अगले कुछ हफ्तों में वो वैलिड भी होंगे या नहीं होंगे. तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट पे हमें लगता है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है अभी फूड और ऑयल प्राइसेस की वजह से काफ़ी हद तक एक्सपोज्ड है. एंड योर क्वेश्चन ऑन द करेंसी, तो देखें करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो अभी भी रेमिटेंसेस के नंबर्स हम डिसेंट ग्रोथ देख रहे हैं, और जो ओवरऑल एक्सपोर्ट के नंबर थे लास्ट मंथ के वो भी काफ़ी अच्छे थे. तो आई थिंक ओवरऑल करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यही लगता है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम शायद बिलो एवरेज जो है करेंसी डेप्रिसिएशन देखें, नॉट इवन द एवरेज और अबव एवरेज, बिकॉज ऑफ द सॉलिड इनफ्लोज दैट कंट्री इज रिसीविंग बोथ फ्रॉम द रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो इन द आरडीए अकाउंट्स. तो आरडीए अकाउंट्स में भी जो हमारे इनफ्लोज हैं लास्ट 2 to 3 months में वो डबल हुए हैं, नियरली $250 to $300 का नेट इनफ्लो आ रहा है. तो ये आई थिंक काफ़ी इनकरेजिंग साइंस हैं. जो ओवरऑल रिस्क है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, वो अगेन ऑयल प्राइसेस की तरफ से है. शंकर, ये बताएं, हम देखा जो मंथ ऑफ जो जुलाई के एक्सपोर्ट के नंबर्स आए उसमें स्पेशली जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी, आई थिंक रिकॉर्ड नंबर था. सो व्हाट्स योर आउटलुक ऑन स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिस्कल ईयर 27? देखें, बीच में एक ऐसा फेज आया था जहां पे टेक्सटाइल से जितने भी जिस भी तरह के बेनिफिट्स थे, वेदर दैट वाज लो फाइनेंसिंग या जो डिस्काउंटेड टैरिफ था, या वो नॉर्मल टैक्स में ऑपरेट नहीं करते थे, एफटीआर में ऑपरेट करते थे. आई थिंक इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स टेक्सटाइल को गिवन थे आज से कुछ साल पहले, लेकिन वो लास्ट 2 years में आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे सारे बेनिफिट्स वापस लिए गए थे. बट अगेन हम अभी देख रहे हैं गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा फोकस है एक्सपोर्टर्स की तरफ, जिसमें हम अगर देखें तो एक एंड यूजर रेट फिक्स है फॉर द फाइनेंसिंग, और गवर्नमेंट न्यू मशीनरी के लिए भी डिस्काउंटेड फाइनेंसिंग का बजट में एक प्रोपोर्शन रखा था. तो आई थिंक फ्रॉम द फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट्स वापस आ रहे हैं, और जो सुपर टैक्स का एलिमेंट था टेक्सटाइल्स के लिए वो भी एक हद तक खबर आई है कि वो भी एलिमिनेट हो रहा है. तो आई थिंक जो ओवरऑल बेनिफिट्स हैं एक्सपोर्टर्स को वो गवर्नमेंट अब वापस देना शुरू कर चुकी है, क्योंकि एवरीवन नोज नाउ इन द गवर्नमेंट सेटअप के एक्सपोर्ट्स रेमिटेंसेस अलोन कैन नॉट कवर फॉर योर करंट अकाउंट डेफिसिट, या आपके एक्सटर्नल अकाउंट को ज़्यादातर मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि हमें फिर दूसरे सफिशिएंट सोर्सेज और सस्टेनेबल सोर्सेज भी जनरेट करने पड़ेंगे. आई थिंक एक्सपोर्ट्स आर द ओनली वे फॉरवर्ड जिस पे गवर्नमेंट काम भी कर रही है. हम देख रहे हैं टैक्स जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई हैं. जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हैं वो सर्विसेज की इम्पोर्ट से ज़्यादा बेहतर रफ्तार पे ग्रो कर रही हैं. तो आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस बोथ ऑन द सर्विसेज एंड गुड्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है इन लास्ट 1 year आई वुड से. अगर शंकर हम ये देखें, हमारा जो एक लिंगरिंग इशू पाकिस्तान इकोनॉमी का है वो रिगार्डिंग सर्कुलर डेट है, भले वो हम गैस सेक्टर की बात करें या पावर सेक्टर की बात करें, हमने देखा कुछ सालों से ये नंबर काफ़ी स्टॉल हो गया है. सो इस पे कुछ आप व्यू देंगे इन्वेस्टर्स को कि ये किस लेवल पे खड़ा है और गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस नंबर गोइंग फॉरवर्ड? देखें, अच्छी खबर ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं कर रहा.
आई थिंक द वे द वेलोसिटी एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट वाज इंक्रीजिंग, अब वो सिचुएशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम फॉर बोथ गैस सेक्टर एंड पावर सेक्टर सर्कुलेटेड। और ये विजिबिलिटी हमें लिस्टेड कंपनीज के अकाउंट से भी मिलती है, जहाँ पे उनके जो रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे उस रफ्तार से। हमने कुछ कंपनीज में तो डिलीशन का ट्रेंड भी देखा है। ज्यादातर हम पावर सेक्टर सर्कुलर डेट पे फोकस करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने फॉर्म भी किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज में भी गए थे, काफी कंपनीज को पैसे भी मिल गए। लेकिन अभी वो सिस्टम भी स्टॉल्ड है, क्योंकि उसमें फिर फैक्टर आ जाता है जो सीपैक ओरिएंटेड हमारे पावर प्लांट्स हैं। जो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट की बात कर रहा हूँ, जिसमें 1.2 ट्रिलियन गवर्नमेंट ने बैंकों से रेस करके जो डेट सर्विसिंग चार्ज हम अपने रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू देते हैं, वहां से डेट सर्विसिंग जिसकी हो रही थी, तो वो कुछ अमाउंट डिस्पर्स हो गया है, जैसे ओजीडीसी को मिल गया था उच्च पावर प्लांट के मद में। तो इस तरह से बाकी कंपनीज को जिनको मिलना है अमाउंट, अभी आई थिंक वो भी पेंडिंग है। तो ये रेजोल्यूशन पे गवर्नमेंट काम तो कर रही है, लेकिन जो नेगोशिएशन फेज में गवर्नमेंट इंटर होना चाह रही है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि देखें जो लेट पेमेंट सरचार्ज का अमाउंट है, जो मार्कअप का अमाउंट है, जिसको हम इंटरेस्ट कंपोनेंट भी कहते हैं, वो वेव हो जाए किसी तरह से। और जो पार्टीज विलिंग है वेव करने के लिए, रिपोर्टेडली जो है गवर्नमेंट उनको डिसबर्स करने के लिए भी रेडी है अमाउंट। एंड सेम गोज फॉर द गैस सेक्टर सर्कुलर डेट, क्योंकि देखें गैस सेक्टर सर्कुलर डेट भी इतना ही बड़ा क्वांटम है, उससे ज्यादा बड़ा क्वांटम है पावर सेक्टर से। और हमने देखा है कि गैस डिफरेंशियल जो हिस्ट्री में क्रिएट हुआ है, वो आज बढ़ के कोई 3 ट्रिलियन तक का नंबर है, और प्रिंसिपल अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो 1.5 टू 1.6 ट्रिलियन का नंबर है। तो आई थिंक बेसिक रिफॉर्म्स तो गवर्नमेंट ला रही है। हमने कुछ दिन पहले देखा था पार्लियामेंट में जीडीएस, जो गैस डिफरेंशियल सरचार्ज है, उसका बिल भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो रेगुलर सरप्लस है वो प्रीवियस शॉर्टफॉल से भी हम एडजस्ट करें, इस तरह के जो उसमें अमेंडमेंट्स थी। आई थिंक दीज आर वेरी गुड थिंग्स। एक आप समझ लें कि रिफॉर्म्स जो गैस सेक्टर के हैं उसके लिए ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है। जो फील्ड्स या जो कंपनी सरप्लस जनरेट कर रही हैं, गैस गैस डिफरेंशियल सरप्लस जनरेट कर रही हैं, वो बिल्कुल पुराने डेफिसिट से एडजस्ट होने चाहिए। ये एक रिफॉर्म है। देखें, इसके अलावा हम रिपीटेडली कुछ और न्यूज़ भी देखते हैं, जैसे पावर सेक्टर का रेजोल्यूशन हुआ था, 1.2 ट्रिलियन बैंकों से रेस किया था। तो इसी तरह से गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट को रिटायर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक हाइब्रिड अप्रोच जो है आईएमएफ को भी सबमिट की थी, 2-3 दिन पहले, ट्यूसडे वाले दिन। प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है, वहाँ पे भी ये प्रपोजल पेश किया था कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये होना चाहिए कि पेट्रोल एंड डीजल पे 5 रुपए का पीडीएल लगा के 217 अरब रुपए वहां पे 3 साल में रेज हों। और इसके अलावा डिविडेंड, कुछ कंपनीज जो लिस्टेड हैं, जो गवर्नमेंट खुद ओन करती है, 85% एंड 75%, ओजीडीसी बीपीएल जैसे हो गया, क्योंकि एक बार वो डिविडेंड अनाउंस करेंगे तो वापस वो पैसा गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म हाइब्रिड अप्रोच के साथ गवर्नमेंट प्लान कर रही है। बट अगेन ये क्लियर नहीं है वेदर दिस प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल टू आईएमएफ और नॉट, क्योंकि ये काफी टाइम से चीजें चल रही हैं। आई थिंक ये लास्ट 6 मंथ्स पहले भी ये खबर आई थी। इस पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे हमने बात करी रेजोल्यूशन ऑफ गैस सर्कुलर डेट की, हमने बात करी, पर इसके मेजर बेनिफिशरीज कौन होंगे? बिकॉज हम ये कुछ सालों से हम देख रहे हैं, प्रपोजल्स तो आ रहे हैं और वो इंडियन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सो इफ अज्यूमिंग ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है, सो इसके मेजर बेनिफिशरीज कौन होंगे? लेकिन जो सुई कंपनीज को गैस सप्लाई कर रही कंपनीज, वो ओजीडीसी, पीपीएल, गवर्नमेंट होल्डिंग पाकिस्तान लिमिटेड, ये सुई कंपनीज को गैस सप्लाई करती है ना, और आगे गैस गैस कंपनीज फिर कंज्यूमर्स को देती हैं। तो इवेंचुअली जो एंड ऑफ द लाइन जिनको जो अल्टीमेट बेनिफिशरीज होंगे, वो प्राइमरीली आपकी ऑयल एंड गैस कंपनीज होंगी, और कुछ जो एलएनजी के मद में डिफरेंशियल है उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी पीएसओ होगा। तो ज़्यादा अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आई थिंक ईएनपी कंपनीज, अगर मैं आपको नंबर बताऊं, कोई 500 अरब से प्लस का नंबर है, पीपीएल का 500 अरब प्लस का नंबर है, ओजीडीसी का। तो इस तरह के रिसीवेबल्स के नंबर हैं जो कि इनको लेने हैं, कलेक्ट करने हैं फ्रॉम सुई कंपनीज। तो सुई कंपनीज का जब इस तरह की कोई सेटलमेंट होगी तो डेफिनेटली ये पैसे राउट होके वापस ओजीडीसी, पीपीएल जैसी कंपनीज को मिलेंगे, एंड दोज कंपनीज वुड बी द बेनिफिशरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर शंकर हम दो स्टॉक्स की बात करें, पाकिस्तान पेट्रोलियम और ओजीडीसी, मैं देखता हूँ कि पिछले 12 महीने की अगर हम अर्निंग्स देखें पीपीएल की, तो उस पर जो पीपीएल का स्टॉक है इस ट्रेडिंग एट अबाउट 8 टाइम्स वैल्यूएशन, और जो ओजीडीसी है तकरीबन 9 टाइम्स पे चल रहा है।
करंट वैल्यूएशंस को देखें, करंट मार्केट प्राइस को देखें, तो आपका क्या आउटलुक है और इस लेवल पे आप क्या इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं व्हेन इट कम्स टू दीज टू स्टॉक्स? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो प्रीवियस टाइम था वो आई थिंक फ्यूचर इज़ मच डिफरेंट देन द प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमने देखा है फ़रवरी से जब से वॉर स्टार्ट हुई है तो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ की जो प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। अगर मैं पिछले 2-3 महीने की बात करूँ तो डबल डिजिट में इवन 20-25% ग्रोथ हमने प्रोडक्शन में देखी है फॉर ओजीडीसी, स्पेशली ओजीडीसी का जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो 6 ईयर हाई को टच कर रहा है। तो वो नंबर्स अगर आप अगले 12 महीने पे रन करेंगे तो आई थिंक जो एनुअलाइज़्ड अर्निंग्स हैं ओजीडीसी की वो 48 प्लस बनेंगी और पीपीएल की अर्निंग्स भी 38 प्लस बनेंगी। तो आई थिंक उस एंगल से अगर आप देखते हैं तो इनके जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं कंपनीज़ के, वो कोई 7 टू 7.5 की रेंज में हैं। आई थिंक क्योंकि ये अच्छा डिविडेंड भी पे करती हैं कंपनीज़ एंड ग्रेजुअली इनके जो ऑप्टिक्स हैं, मैं अगर बात करूँ ओवरऑल स्टोरी की, डेवलपमेंट्स की, वो काफ़ी बेहतर हैं। तो आई थिंक दे शुड कमांड डिसेंट मल्टीपल इन ओवरऑल वैल्यूएशन एंड आई थिंक वैल्यूएशन से ज़्यादा वही जो आपने सर्कुलर डेट का क्वेश्चन किया था पहले, वो बहुत बड़ा एक ट्रिगर होगा इन शेयर प्राइस रन अप अगर वो चीज़ हो जाती है। इन आइदर वे ठीक है, डिविडेंड आए ना आए, लेकिन अगर सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाता है, वो कोई वन ऑफ पेमेंट आ जाती है, तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ वो इम्प्रूव हो जाएँगी। जो इनके डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स हैं वो मटीरियलाइज़ हो सकते हैं और जो रेगुलर पे आउट है वो इंक्रीज़ हो सकता है। वन ऑफ डिविडेंड देखें वो अलग चीज़ है, वो एक एडिशनल ट्रिगर ज़रूर होगा, लेकिन जो रिकरिंग डिविडेंड है क्योंकि कैश फ्लो इम्प्रूव होने से उस पे भी एक अच्छी विज़िबिलिटी हमें मिल सकती है। अच्छा, अगर हम रिफाइनरी सेक्टर की हम बात करें, हम देखा पिछले 2-3 हफ्तों से परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है फॉर द रिफाइनरी सेक्टर। अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली बात करें तो अगर आप देखें पाकिस्तान रिफाइनरी स्पेशली, इट्स अप अबाउट 100%, अटक रिफाइनरी इज़ अप अबाउट 25% और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। सो शंकर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ ड्राइविंग दिस परफॉर्मेंस स्पेशली इन द रिफाइनिंग सेक्टर? देखिए, अगर आप इवेंट्स को ट्रैक करो तो 2023 में गवर्नमेंट ने रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस की थी, 2024 में उसकी अमेंडमेंट्स आईं। फिर उसके बाद मल्टीपल ऐसे अनटूवर्ड इवेंट्स हुए जिसकी वजह से एक्सपेंशन्स रुक गईं। अब इवेंचुअली हमने देखा कि इस लास्ट जो अभी बजट आया था फिस्कल ईयर 27 का, उसमें गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी पे जीएसटी खत्म कर दी थी। तो आई थिंक दैट वाज़ अ साइन, दैट वाज़ अ ट्रिगर जहाँ पे हमें लगा कि गवर्नमेंट अब जो है इनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और रिफाइनरीज़ ने जो है उस चीज़ पे एग्री भी किया है। फिर हमने टॉप लाइन के फोरम से एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें कोई एक रिफाइनरी कंपनी ने पार्टिसिपेट भी किया था और उन्होंने भी कहा था कि अब हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में रिफाइनरी पॉलिसी साइन भी हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो आई थिंक रिफाइनरी पॉलिसी का आना दैट वाज़ अ ट्रिगर, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आज की तारीख में जो मार्जिन्स चल रहे हैं, जीआरएम्स चल रहे हैं, वो बेहतरीन चल रहे हैं, मतलब एक्सेप्शनली हाई चल रहे हैं। अगर मैं डीज़ल पे आपको बताऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले $42 पे कैप कर दिया डीज़ल का मार्जिन, अदरवाइज़ इन लास्ट 15 डेज़ जो डीज़ल के मार्जिन है मोर देन 60-65 चल रहे थे और जुलाई से अब तक की जो एवरेज है पिछले 40-50 दिनों की, दैट इज़ अगेन मोर देन 55, 50 से ज़्यादा की है। तो देखिए ये मार्जिन्स इवन एट $40, $42 फिर भी हमें लगता है कि एक सिग्निफिकेंट अर्निंग्स जो हैं कंपनीज़ फर्स्ट क्वार्टर में पोस्ट कर सकती हैं। और देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि देखें अगेन कंज़्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो हुकूमत ने काम किया, बट जब हम आगे फ्यूचर की बात करते हैं कि पाकिस्तान में रिफाइनरी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, जो हमारी रिफाइंड प्रोडक्शन है वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। तो उसके लिए रिफाइनरीज़ का अपग्रेड होना भी बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम क्रूड ऑयल सिर्फ़ मँगवाते तो हमें शायद $70-75 एक्स्ट्रा बाहर नहीं देने पड़ते, जहाँ से हम डीज़ल इम्पोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू वो डॉलर सेव कर सकता था। तो इसके लिए आई थिंक रियलाइज़ेशन भी है कि रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है और उनकी कैपेसिटी बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अंडर द ब्राउनफ़ील्ड पॉलिसी गवर्नमेंट का यही प्लान है कि एटलीस्ट 100,000 बैरल से कैपेसिटी इंक्रीज़ हो और जो ग्रीनफ़ील्ड पॉलिसी अनाउंस की थी उसमें फर्दर दे वर लुकिंग एट 300 टू 500,000 बैरल्स ऑफ पर डे जो एक न्यू रिफाइनरी भी लगे। उससे पाकिस्तान एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो जाता। अब आ जाते हैं कंपनीज़ पे। देखें जो आज के मार्जिन चल रहे हैं, हमने कल इस पे नोट भी किया था कि जो मार्जिन गवर्नमेंट ने केप किए हैं, अगर वो हम फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर अगर हम वो अज़्यूम भी करते हैं, तो भी पीआरएल की जो अर्निंग्स हैं, वो कोई 13 टू 18 रुपीज़ की रेंज में आ सकती है और एटीआरएल की अर्निंग्स वुड बी ओवर 100 रुपीज़ फॉर द क्वार्टर।
और पीआरएल की मैंने आपको बता दिया 13 से 18 रुपए पर क्वार्टर। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एलिवेटेड मार्जिन्स हैं और इससे जो पैसे बनेंगे आगे उनको रिफाइनरी में जो कैपेक्स करना है, जो इक्विटी पोर्शन फाइनेंस करना है, आप समझ लें कि एक हिसाब से उनकी वो सेविंग हो रही है। और जो एक फ़ियर होता है कि इतना बड़ा कैपेक्स करने के लिए हो सकता है आगे चल के राइट आए, तो वो क्वांटम ऑफ राइट भी जो है उससे कम हो सकता है जो इस वक़्त ये प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आज के लिए भी बेहतर है और इनके एक्सपेंशन से रिलेटेड भी काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अच्छा शंकर, ये बताएं कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यस रिफाइनरी पॉलिसी साइन हो गई है, काफ़ी कंपनीज ने अग्रीमेंट भी साइन कर दिया है, कुछ बाकी हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या रैशनल है कि ये एक्सपेंशन होएगी भी कि नहीं होएगी? मैं क्यों इस तरह सवाल पूछ रहा हूँ, बिकॉज इस एक्सपेंशन की यू रिक्वायर ह्यूज फॉरेन फ्लो आपको चाहिए, फॉरेन फंडिंग चाहिए। सो इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी इन द डिस्टेंट फ्यूचर कि ये एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी ये एक्सपेंशन ना आए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, रिफाइनरी पॉलिसी के अंदर अगर आप देखते हैं, इस वक़्त हम बना रहे हैं यूरो 3 डीज़ल, दुनिया में चल रहा है यूरो 5, हमें वो उस पे कंप्लायंट भी करना है। तो वो जो डिफरेंशियल ऑफ क्वालिटी है, वो कंपनीज़ ऑलरेडी पेनल्टी के फॉर्म में पे कर रही हैं। दे आर सरेंडरिंग देयर पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट बिकॉज़ दे आर नॉट मीटिंग द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, जो गवर्नमेंट ने रिफाइनरी पॉलिसी 2023 में दी थी, 2024 में जिसको अमेंड किया था, उसको पीआरएल ने साइन किया था। अब अगर उस पॉलिसी देखें, वो ट्रू स्पिरिट में अगर इम्प्लीमेंट होती है, तो अगर कोई रिफाइनरी उस पॉलिसी पे साइन नहीं करती, तो एक्जिस्टिंग जो इंसेंटिव है उनको 7.5% डीज़ल पे वो कम होके 5% हो जाएगा। एंड इवन उनकी प्रोडक्शन भी रुक सकती है अगर वो कंप्लायंट प्रोडक्शन नहीं ऑपरेट करते तो। तो देखें, रिफाइनरीज़ बंद होना भी मुल्क के लिए नुकसान है और रिफाइनरीज़ अगर अपग्रेड नहीं करेंगी, तो रिफाइनरीज़ के खुद के लिए नुकसान है। तो आई थिंक जो पॉलिसी के हिसाब से लगता तो यही है कि सब जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं पाकिस्तान की, सब अपग्रेड करेंगे। और गवर्नमेंट के लिए भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जो अभी एपिसोड देखा है, $70-75 ऑन एवरी बैरल ऑफ डीज़ल हम इंपोर्ट करने पे एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। डॉलर हमारा आउटफ्लो हो रहा है। तो आई थिंक इसकी रियलाइज़ेशन, और कल को देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज़ होने से फिर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑफिस को यूज़ करके या कंपनीज़ अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करके डिफरेंट रूट से मंगवा रहे हैं। तो इतना टाइम सेविंग जब हम खुद यहाँ पे रिफाइन करेंगे, क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी है, क्रूड ऑयल मंगवा के अगर हम वही रिफाइन करें, तो आई थिंक ये इस चीज़ की बहुत बड़ी रियलाइज़ेशन है कि पॉलिसी के अंदर ऐसे बेनिफिट्स हैं और ऐसी पेनल्टीज़ भी हैं कि कंपनीज़ जो है इंसेंटिवाइज़ भी हो रही हैं एक्सपेंशन करने के लिए, और अगर एक्सपेंशन नहीं करेंगी तो उन पे पेनल्टीज़ भी आ रही हैं एडिशनल। तो ये आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर एंड दिस क्लियरली सिग्नल्स के रिफाइनरीज़ की एक्सपेंशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अच्छा शंकर, ये बताएं कि आपने यहाँ पेनल्टीज़ की बात करी, तो जिस रिफाइनरीज़ ने एग्रीमेंट नहीं साइन करा था 2023 में, तो इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि बिकॉज पेनल्टी ये थी कि जो साइन नहीं करेगा एग्रीमेंट उसको डीम ड्यूटी 7.5% मिल रही है, वो फिर 5% पे आ जाएगी, तो 2.5% का जो डिफरेंशियल है, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि जब जो बिकॉज हमने पार्को ने देखा, पार्को ने रिफाइनरी पॉलिसी साइन कर दी थी, बट नेशनल रिफाइनरी और बाकी कंपनीज नहीं साइन करी थी, तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो अपकमिंग जो रिजल्ट्स आप बाकी रिफाइनरीज के आने हैं, उनको कोई प्रोविजनिंग क्रिएट करनी पड़े इन टर्म्स ऑफ पेनल्टीज़? देखें, इस पे कुछ एक्यूरेटली तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि देखें, जो न्यूज़ में भी कोट हुआ था कि इन रिटन दे गेव देयर रिकमेंडेशंस, यानी मैं टीआरएल और एनआरएल की बात कर रहा हूँ। इन रिटन दे प्रोवाइडेड देयर कमेंट्स कि हम रेडी हैं करने के लिए। वो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो कोई सेरेमनी होनी थी साइनिंग की, जो नहीं हुई। फिर उसके बाद बजट में जो चेंजेस आई, आगे पीछे चीज़ें हो गई। तो आई थिंक देखें, ये ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से दोबारा अभी कुछ दिन पहले जो पॉलिसी रुक गई थी, फिर गवर्नमेंट बैठी इन सब के साथ, और अब जो रिफाइनरीज़ ने एक बेनिफिट दिया है, तो आई थिंक कुछ जो भी होगा, आई थिंक पॉजिटिव आउटकम ही होगा। लेट्स सी एदर फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द रिफाइनरीज़, बट एट द मोमेंट इस पे कोई कमेंट नहीं की जा अच्छा, सकती इसमें ये क्योंकि बताएं, चले हमने ये रिफाइनरी सेक्टर की बात कर ली, हमने ये भी बोला कि जो आपकी जो सेक्टोरल जो क्वार्टरली अर्निंग्स है बेस्ड ऑन द करंट जीआरएम्स, बहुत एक्सेप्शनल अर्निंग आ सकती है। जैसे आपने बोला कि सीक्वेंशियली जो अर्निंग है फॉर पीआरएल वो तकरीबन 25 रुपये आ सकती है, तो यही नंबर आपने कोट करा था फॉर क्वार्टर 13 से 18 13 से रुपए, 18 रुपये आ 18। सकती है। अटक रिफाइनरी की 100 रुपये से प्लस आ सकती है। सो अमंग्स इसको देखते हुए, बैलेंस शीट को देखते हुए, कैन यू कमेंट कि अमंग्स ऑल द रिफाइनरीज व्हिच इज़ द बेस्ट रिफाइनरी करंटली टू इन्वेस्ट? देखिए, मैं आपको सिंपली बताऊँ, जो कैपेसिटी पीआरएल की डबल हो रही है फ्रॉम 50,000 टू 100,000 बैरल्स।
तो जो अर्निंग्स के पॉइंट और जो एफओ का कंपोनेंट है वो भी उनका कोई 23-24% है, वो कम होके अगर वो बॉटम ऑफ द बैरल पे जाते हैं तो शायद एलिमिनेट हो जाए, और अगर कोई और टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो शायद 3-4 या 5% रह जाए। तो जो जीआरएम्स की जो एक्सपेंशन होगी वो भी पीआरएल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होगी। तो इससे आई थिंक एक इंडिकेशन मिल जाती है। बाकी कंपनीज़ की अगर हम बात करें, लुब्रिकेंट फोकस्ड नेशनल रिफाइनरी है फिर, क्योंकि वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 जो क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट है उस पे उनका अब ज़्यादा फोकस है कि जो नया कैपेक्स करेंगे हो सकता है लुब्रिकेंट अपग्रेडेशन पे काम करें। लुब्रिकेंट इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन द रिफाइनिंग स्पेस। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। डिपेंड्स कि वो देखें, इसके लिए जो एक फाइनल नंबर आएंगे रिफाइनरीज के, वहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है। एज ऑफ नाउ आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड रिफाइनरीज के लिए दिस डेवलपमेंट वुड बी पॉजिटिव। शंकर, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ से बात करें, आपको फिस्कल ईयर 2027 में मार्केट की सिमत किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? एंड एज एन इन्वेस्टर एज वेल एज एन एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स जो है वो किस किस्म का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस फिस्कल ईयर? देखिए मैं आपको बताऊं, जो ओवरऑल टारगेट रिटर्न इन्वेस्टर को माइंड में रखना चाहिए इन इन द करंट सिनेरियो, हमें यही लगता है कि क्योंकि देखें ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक वोलेटाइल हैं, इन्फ्लेशन, फिर इंटरेस्ट रेट आउटलुक, ये सारी चीज़ें मार्केट की वैल्यूएशन को जनरली इम्पैक्ट करती हैं। बट क्योंकि जो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट है इस वक्त, जो स्पेशली एक्सटर्नल अकाउंट है, उसको अगर हम सामने रखें तो पर्सनली जो एक व्यू बनता है वो यही बनता है कि जो करंट वैल्यूएशन है मार्केट की, दैट विल कंटिन्यू, और जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिल सकता है दैट कुड बी समेशन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एंड डिविडेंड यील्ड। तो अर्निंग्स ग्रोथ अगर 12-13% है और डिविडेंड यील्ड है 6 से 7%, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि 18 से 20% तक का रिटर्न इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक इंडिकेटिव रेंज ऑफ रिटर्न होगा, बट दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ऑयल प्राइसेस आउटलुक। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, ये बताएं शंकर कि आपके टॉप पिक्स क्या हैं फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स? देखें, अगर हम सेक्टर वाइज चलें तो विद इन ऑयल एंड गैस स्पेस ओजीडीसी होगा, विद इन सीमेंट मैपल लीफ, डीजी खान, पॉजी सीमेंट, एंड विद इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज तो वो एंग्रो होल्डिंग होगा। एंड अगर हम रिफाइनरीज की बात करते हैं, पीआरएल, एनआरएल होगा। और आई थिंक ये एक मेजर सेक्टर्स हैं। जिनमें बैंक्स की बात करें तो उसमें यूबीएल, एचबीएल, नेशनल बैंक, ये प्रेफरेंस हो सकता है। अगेन मीज़ान विच इज़ एवर लास्टिंग। एनीथिंग ऑन द साइड बोर्ड अगर आप बताना चाहें इन्वेस्टर्स को? ये तो सब मेन बोर्ड के आइटम्स हो गए, सो कुछ स्टॉक्स जो साइड बोर्ड हैं उसमें कोई आपका इंटरेस्ट या कोई रिसर्च हो जो इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए और देखें, अभी आई थिंक इस एंगल पे ना जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं उनको उनको ज़रूर फोकस किया जाए। जैसे लास्ट हमने जो रिजल्ट देखे थे, जो एक्सपोनेंशियली हाई रिजल्ट आए थे, दैट वर फ्रॉम फास्ट केबल्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई 60% की ग्रोथ थी, ईयर ऑन ईयर मोर देन 100%। प्रॉफिटेबिलिटी एक सिग्निफिकेंट जंप था। चिराग पैकेजिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट था। आज जो रिजल्ट आई थिंक सुबह को आया है एंग्रो फूड्स का, जो प्रेसलैंड कैंपिना जो नया नाम है, आई थिंक वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। आई थिंक रिजल्ट सीजन में जिन कंपनीज के रिजल्ट एनालिस्ट एस्टिमेट्स को या प्रीवियस ईयर से सिग्निफिकेंट जंप आता है, आई थिंक उस पे जरूर नजर रखनी चाहिए। दैट वुड बी गुड प्रॉफिट जनरेटर। थैंक यू शंकर, और अब हम चलते हैं अगले हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स की तरफ। मंडे को गंधारा टायर्स और बाटा पाकिस्तान लिमिटेड के जून एंडिंग क्वार्टर्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। ट्यूसडे को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन लिमिटेड, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के जून एंडिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे। वेंसडे को इट्स अ पब्लिक हॉलिडे, लेकिन सिस्टम्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग भी है। थर्सडे को डीजी खान सीमेंट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, सासगार इंजीनियरिंग और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जून एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। थर्सडे को फॉरेक्स डेटा भी आएगा। फ्राइडे को एवेंसियन लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब के जून एंडिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे और एसपीआई का भी डेटा आएगा। अब हम चलते हैं उन कंपनीज की जानिब जिनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज नेक्स्ट वीक। जुबली लाइफ इंश्योरेंस जिन्होंने 3 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज 26 अगस्त 2026। एलाइड बैंक जिन्होंने 4 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज 28 अगस्त। बैंक अल हबीब जिन्होंने 3.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज 28 अगस्त 2026। और सेंचुरी इंश्योरेंस जिन्होंने 8 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था, उनकी लास्ट डे टू अवेल द डिविडेंड इज द 28 अगस्त 2026। अब चलते हैं चेस सिक्योरिटी स्कैंडल टॉक की तरफ। स्कैंडल टॉक में हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद ने। ही इज अ टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। Thank you for inviting me, Moise.
शर्जील, अगर हम इस हफ्ते की केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें, हमें एक लैक लिस्टर मूवमेंट नजर आई इन द मार्केट और हमने देखा कि मार्केट एक्चुअली लॉस्ट इट्स लेवल्स ऑफ 180,000 पॉइंट्स दिस वीक। आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हवाले से क्या कहता है? बिल्कुल मोइज, आई थिंक लास्ट वीक जो हम डिस्कस कर रहे थे और हम चार्ट्स को देख रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि मार्केट वाज मेंटेनिंग इट्स बेस अराउंड 180,000। 180,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, और 179,500 पे आपको याद होगा जो हम एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हमने इंडेक्स में रखता हुआ देखा था, जिसके बाद 182,000 के लेवल्स को मार्केट ने अप्रोच करा था। वो एक रीटेस्ट लेवल भी था। तो 179,500 से 180,000 के लेवल्स के करीब अगर हम चार्ट से मूव करें, तो हम एज्यूम कर रहे थे कि मार्केट की एक सपोर्ट हो सकती है इनिशियली, जहां मार्केट अपनी बेस को मेंटेन करती हुई चले। तो टुवर्ड्स द अपसाइड 182,000 रेजिस्टेंस है मार्केट की, जो कि इस रेंज का टॉप है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ईदर वे वुड डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो हमने इस हफ्ते ये देखा कि मार्केट ने 178,000 की 179,500 ऑलमोस्ट इसकी जो ये जो बेस को उसने ब्रेक करा, तो उसके बाद फिर हमने अगले 3 सेशंस मार्केट में नेगेटिव नोट पे एक्टिविटी देखी। फ्राइडे को हाउएवर मार्केट क्लोज विद एन अपसाइड ऑफ 570 पॉइंट्स, व्हिच वाज अगेन मोर ऑफ अ रेंज बाउंड सेशन। तो हमने ये देखा कि 179,500 180,000 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद मार्केट lost that momentum that was building up in previous weeks. तो व्यू तो अब ये बनता है कि मार्केट की जो मेजर सपोर्ट है, जो हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे, वो 175,000 के लेवल्स के करीब है। तो जो एक रेंज हमें बनती हुई नजर आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड, उस रेंज का जो बॉटम हो सकता है वो 175,000 के लेवल्स के करीब हो सकता है। टुवर्ड्स द अपसाइड हाउएवर 178,500 179,000 स्टिल ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी। हाउएवर वो स्ट्रक्चर शायद उस तरीके से अभी तक वैलिड नहीं है, बट एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे इनिशियली नजर आती है। मेजर रेजिस्टेंस 182,000 के लेवल्स की करीब रहेगी, जहाँ पे हम देख रहे थे कि मार्केट जो है वो एग्जॉशन शो कर रही थी प्रीवियसली, जब ये मिड ऑफ अगस्त में इस रेंज में ट्रेड कर रही थी। तो आई थिंक ये एक मोर ऑफ एक रेंज है 175 से 182,000 की, जो मार्केट में हम प्ले होती हुई देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, ये देखें कि स्पेशली अगर हम रिफाइनरी सेक्टर की बात करें और नेशनल रिफाइनरी की बात करें, तो पिछले 2-3 हफ्तों से इनकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है, और इस हफ्ते भी देखा है क्लोजिंग भी अच्छी है नेशनल रिफाइनरी में। तो टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको अबाउट नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड? बिल्कुल, आई थिंक हम चार्ट्स पे मूव करते हैं डायरेक्टली। हम यहाँ पे हमने ये देखा था इसमें कि एनआरएल में एक मल्टी ईयर फॉर्मेशन थी। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो इफ यू कनेक्ट ऑल द हाईएस्ट पॉइंट्स जो एनआरएल ने अपनी प्रीवियस रैलीज में डिफाइन करे थे, तो इसका एक ब्रेकआउट लगा था लास्ट ईयर अक्टूबर में नियर 400। अब इस ब्रेकआउट लेवल के करीब हमने एक्टिविटी वैसे तो काफी वॉलेटाइल देखी, एनआरएल ने इसको काफी दफा ब्रीच भी करा, बट दिस ईयर इन मई हमने देखा जब इसने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करा टुवर्ड्स द अपसाइड, तो उसके बाद इसने कुछ वीक्स स्पेंड करे जहां पे इसने अपनी बेस को मेंटेन करता हुआ चला, मेंटेन किया और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। इवेंचुअली हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट इसी रेंज से 360 365 की बेस बना के इसमें एक पिकअप आया फ्रॉम द मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और इसमें जो एक रेजिस्टेंस इनिशियली हो सकती थी वो इसकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की हो सकती थी एट 460। गोइंग फॉरवर्ड 506 इसका एक प्रीवियस चैनल टॉप था, और जो एक और असेंडिंग चैनल दैट इज इन प्ले, उसका जो टॉप बनता है वो 570 के लेवल्स की करीब बनता है। तो हमने इसके अंदर मोमेंटम तो रिसेंटली काफी बेहतर बिल्ड होता हुआ देखा है, और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी बुलिश रहे हैं। इसमें स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड ये हो सकती है कि इसमें क्योंकि एक चैनल ब्रेकआउट लगा है एट 506, तो एज्यूम ये कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी इस तरीके से बना सकते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पे हमें ये डिप्स में मिलता है इनिशियली 506 के लेवल्स के करीब, तो हम इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। टुवर्ड्स द अपसाइड ये व्यू बनता है कि 570 के लेवल्स के करीब, जो कि इसकी एक असेंडिंग काफी वैलिड चैनल का टॉप है, जहां पे हमें मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो देयर इज नो मेजर रेजिस्टेंस अप अंटिल 630। तो 570 और 630 के लेवल्स के व्यू के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं, बट इसमें व्यू आइडियली यही रहेगा कि इसको डिप्स पे एक्यूमुलेट किया जाए, जहां पे इनिशियल सपोर्ट 506 की होगी और जो दूसरी सपोर्ट है वो 460 के लेवल्स के करीब की होगी। शर्जील, अगर हम ओजीडीसी की बात करें, ये स्टॉक फंडामेंटली हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है? ओजी में हमने रिसेंटली कंसोलिडेशन देखी है। अगेन इट हैज वेरी ब्यूटीफुली रिस्पेक्टेड द बेस अराउंड 313 लेवल्स, जो हम डिस्कस कर रहे थे, और इसके अंदर हमने मोर ऑफ रेंज प्ले देखा है। अगर आप ऑल इन ऑल देखें सिंस मिड ऑफ जुलाई हमने ये देखा कि 313 के लेवल्स के करीब अपने बॉटम्स डिफाइन करता रहा, अपनी बेस को मेंटेन करा इसने, एंड टुवर्ड्स द अपसाइड जो इसका रेंज का टॉप था दैट वाज अराउंड 326 327 ऑलमोस्ट।
तो हमने ये देखा कि इसने बेस को मेंटेन करा, विच वाज अगेन अ वेरी इंकरेजिंग साइन। टुवर्ड्स द अपसाइड 325.8 के लेवल्स के करीब इस वीक इसने क्लोज करा है, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्लोजिंग बाय द वे। तो व्यू हमारा ये बनता है कि अगर ये 326 327 के लेवल्स को ब्रेक करके ट्रेड करता है, तो हमने इस वीक जो एक्टिविटी देखी है लास्ट 2 वीक्स में, इनफैक्ट उसमें वॉल्यूम्स में हमने एक अच्छा अपसर्ज देखा है। प्लस हम देख रहे हैं कि मैकडी मोमेंटम इंडिकेटर्स डेली पे हमने इसमें जो है वो एक मैकडी क्रॉसओवर देखा है। तो मोमेंटम भी बैक कर रहा है इसको, वॉल्यूम्स की तरफ से भी हम सपोर्ट आती हुई देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यू ये बनता है कि अगर ये लेवल्स को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो जो हमारे इनिशियल टारगेट लेवल से एट 337 ये अचीव हो सकते हैं, और अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो जो हमारे अगले टारगेट लेवल्स होंगे वो 348 के रहेंगे। हाउएवर अगर इसका ओवरऑल व्यू हम देखें तो जो इसमें ओवरऑल व्यू बनता है वो ये बनता है कि इसका जो 370 का चैनल टॉप है, ये इसमें हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि सिंस द स्टार्ट ऑफ द रैली ये अपने इस पर्टिकुलर चैनल को रिस्पेक्ट देता रहा है। हर दफा जब चैनल का बॉटम लगाता है उसके बाद फिर ये चैनल का टॉप हम मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होता हुआ देखते हैं। तो अगर ये इस पूरे चैनल को प्ले करता है तो 370 375 की रेंज को ये इवेंचुअली टेस्ट कर सकता है, वो इसका एक मीडियम टर्म टारगेट होगा। शर्जील, अगर हम हफ्कों की बात करें, हम देखें 2-3 हफ्ते इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लैकलस्टर है। हाउएवर नेक्स्ट वीक का रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशंस है, रिजल्ट विल बी डिसेंट और पे आउट भी इसका अच्छा रहेगा। बट टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं स्टॉक के बारे में? बिल्कुल, आई थिंक हप्को में हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस करा था, ये हप्को जब हमने लास्ट टाइम एनालाइज करा था, तो हम देख रहे थे कि हप्को बैक देन वाज ट्रेडिंग अराउंड 214-15 लेवल्स। उस टाइम पे इसके अंदर एक ग्रीन ट्रेंड लाइन सपोर्ट इन प्ले थी, और हम देख रहे थे कि ये अपने मल्टी ईयर चैनल को रीटेस्ट कर रहा था। तो हमारा ये व्यू था कि यहीं पे 14-15 की 214-215 के करीब अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें व्यू बनाया जा सकता है फॉर अ रिकवरी। हाउएवर ये बज़ाहिर लगता है कि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर है। तो उस सूरत में व्यू ये था कि 214 के लेवल्स को अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी इन प्ले था। इवेंचुअली हमने ये देखा कि 214 से इसने बाउंस बैक करा, 225 की जो रेजिस्टेंस थी उसी को टेस्ट करा, और उसके बाद जब वापस आया और 214 के लेवल्स को ब्रेक करा तो इसके अंदर फिर हमने जो सेलिंग मोमेंटम था वो कंटिन्यू होता हुआ देखा, और इसको वो इसकी की सपोर्ट के करीब ले गया, नियर 200 to 204। आज फ्राइडे को ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के करीब लो लगा, ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स के करीब, और वहां से हमने बाउंस बैक आता हुआ देखा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। तो व्यूज में यही रहेगा कि 200 से 204 जो हमने आइडेंटिफाई करी थी की सपोर्ट, इसी के साथ जो है वो काम, इसी व्यू के साथ जो है वो काम करना चाहिए। टुवर्ड्स द अपसाइड वी बिलीव 214 के लेवल्स के करीब अगेन इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी हॉरिजॉन्टली, प्लस इसका जो असेंडिंग चैनल और ट्रेंड असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, अगर ये इसको टेस्ट करता है गोइंग फॉरवर्ड तो 220-222 के लेवल्स की करीब वो लेवल्स अप्रोच होते हुए नजर आते हैं। तो विद अ स्टॉप लॉस बिलो 200 और एट 198 स्पेसिफिकली इसमें काम किया जा सकता है फॉर द फॉलोइंग टारगेट लेवल्स। शर्जील, अगर हम डीजीकेसी की बात करें, नेक्स्ट वीक इनका भी रिजल्ट आ रहा है, ओवरऑल सीमेंट कंपनीज जो अब तक रिजल्ट्स आए हैं वो उनकी अच्छी अर्निंग्स आई हैं। डीजीकेसी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के वजह से आपके टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, आई थिंक लाइक द अदर सीमेंट कंपनीज एज वेल, हम ये देख रहे हैं कि इसमें इंटरमीडिएट वेव 5 इन प्ले है, जिसमें इंटरनल थर्ड वेव में ये ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। इस वीक इसने 211.86 के लेवल्स के करीब क्लोज करा है, और हम ये देख रहे हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से ये अपनी बेस मेंटेन करता हुआ चल रहा है नियर 210। 210 वी आइडेंटिफाइड प्रीवियसली एज अ की सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पे ये बेस मेंटेन करता हुआ चल रहा है। दिस इज अ बिट इनकरेजिंग। व्यूज में यही रहेगा कि अगर कोई भी डिप आता है जहाँ पे 203 210 के लेवल्स के करीब इसकी शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स हैं, इसको वहां पे टारगेट करना चाहिए। टुवर्ड्स द अपसाइड वी बिलीव 225 के लेवल्स के करीब इसके असेंडिंग चैनल का रीटेस्ट है, तो ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी, और फिर जो नेक्स्ट हमारा सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट होगा वो 240 के लेवल्स के करीब होगा। थैंक यू शर्जील, और अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ। शहबाज, अगर हम इस हफ्ते की मार्केट परफॉर्मेंस की देखें, ओवरऑल केसी 100 इंडेक्स में हमें वॉल्यूम्स भी कम नजर आए और तकरीबन हमने डिक्लाइन इन इंडेक्स भी देखा। लोग इसको कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से भी जोड़ रहे हैं। आपका क्या व्यू है और आप क्या आउटलुक देख रहे हो इंडेक्स की? अगर आप देखिए लास्ट वीक परफॉर्मेंस काफ़ी लैकलस्टर थी, वॉल्यूम्स भी लिमिटेड थे, पर हमने ये देखा लास्ट वीक कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में काम हुआ, स्पेशली रिफाइनरी सेक्टर, ऑन द बैक ऑफ बेटर GRMs, एंड जो हमें पता है कि कुछ 10 दिन में कुछ रिफाइनरी जिन्होंने अब तक साइन नहीं करा एग्रीमेंट वो साइन कर देंगे। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक मुझे मार्केट ओवरऑल न्यूट्रल लग रही है। आई थिंक अगर आप देखिए सबसे जो बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए होगा विल बी US ईरान पे कोई अपडेट हो। हमने ये देखा रही लास्ट वीक ऑयल प्राइसेस वर अप अबाउट 5%,
अगर ये चीज़ नेक्स्ट वीक ऑयल प्राइस नीचे हो जाती है तो मार्केट थोड़ी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। आई थिंक हमने ये भी देखा है कि एवरी जो मंथ रोल ओवर वीक आता है थोड़ा सा मार्केट से प्रेशर पे आती है। टू दिस हम समझते हैं कि मार्केट न्यूट्रल रहेगी। आई थिंक एक और जो इंपॉर्टेंट इवेंट नेक्स्ट वीक है वो आपके रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अहम रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप रिजल्ट्स देखें, कुछ रिजल्ट्स हमने देखा लास्ट वीक भी कुछ बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आए, तो अगर नेक्स्ट वीक भी इस तरह कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो मार्केट उस तरह रिएक्ट करेगी। सो मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट विल रिमेन लैकलस्टर, थोड़े से वॉल्यूम लिमिटेड रहेंगे, बट आई अगेन थिंक कि रिफाइनरी सेक्टर विल अगेन रिमेन इन लाइमलाइट। मैं कुछ नंबर्स भी रन कर रहा था, मैं डिस्कशन भी आज रिफाइनरी सेक्टर पर डिटेल पे करिए, तो जस्ट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट GRM जो अवेलेबल है उसके अगर आप देखें उसके बेसिस में जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑफ रिफाइनरी सेक्टर वो एक्सेप्शनल रहेगी। अगर आप इस तरह देखें जो पाकिस्तान रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी, बेस्ड ऑन द करंट GRM ऐसा लग रहा है कि बोथ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, तकरीबन 5 टाइम कम वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहे हैं। अदर देन ये भी देखें अटक रिफाइनरी इज अ गुड स्टॉक टू बेट ऑन बिकॉज उसकी GRMs भी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है और सबसे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। सो येस, अगर आप कुछ हम स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें जो हम एवरी वीक करते हैं कि कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट्स एंड द वैल्यूएशन मुझे लग रहा है कि इंडस मोटर्स लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। काफ़ी इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि ऐसा कोई स्टॉक बताएं जिसकी डबल डिविडेंड यील्ड है। सो आप इंडस की अगर हम बात करें, इट्स ट्रेडिंग एट अबाउट 6 टाइम वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग और डिविडेंड यील्ड भी तकरीबन आपकी 9 से 10%, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। अदर देन दैट आप ये देखें कि मैं दोबारा इसको रिट्रेट करूँगा, डिस्पाइट ऑफ रिसेंट रैली इन रिफाइनिंग सेक्टर, मुझे यहाँ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो अच्छे लग रहे हैं वो पाकिस्तान रिफाइनरी अच्छा लग रहा है और नेशनल रिफाइनरी अच्छा लग रहा है। कुछ अगर मैं सीमेंट स्टॉक्स में बात करूँ, लकी सीमेंट्स लेवल पे काफ़ी अच्छा है, चिराग सीमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में बात कर लूँ, सो आई थिंक बैंक गल्फलास लेवल काफ़ी डिसेंट लग रहा है, यूबिल काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंग्रो होल्डिंग्स इज डिसेंट स्टॉक जो हमें आई थिंक इस लेवल पे देखना चाहिए। अच्छा शहबाज, अगर हम हप्को की बात करें तो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तवक्कुआत से बेटर डिविडेंड आने, क्योंकि उनका भी रिजल्ट नेक्स्ट वीक है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए हप्को का नेक्स्ट वीक रिजल्ट है, उसमें तो आई थिंक रिजल्ट शुड बी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, तकरीबन 7 से 8 रुपये की अर्निंग हो सकती है। आई थिंक इनिशियली मुझे लगता है कि तकरीबन 5 रुपये का कंपनी डिविडेंड देगी, विच इज़ इवन आई थिंक लास्ट क्वार्टर भी इतना डिविडेंड दिया। अगर डिविडेंड से ज़्यादा होता है, तकरीबन 7.5 रुपये हो या 10 रुपये हो, और इसकी पॉसिबिलिटी है बिकॉज जो कंपनी की बैलेंस शीट बहुत क्लीन हो चुकी है, कंपनी के पास कैश अवेलेबिलिटी भी है। सो फिर आई थिंक अगर अगर डिविडेंड बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आता है तो फिर आई थिंक हम देख सकते हैं इसमें काफ़ी एक एक्टिविटी अच्छी रहेगी। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडे शो। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।